हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नई टॉपिक है। टर्की सीरिया जो अर्थक्वेक रिसेंटली आई है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और मैं क्या क्या कवर करूँगा उसको यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारी की सारी टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के कंसर्न में मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। जैसे कि अर्थक्वेक के क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं, मेजरिंग स्केल्स क्या होती हैं, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या होता है, लोकेशंस ऑफ मेडिटेरेनियन कंट्री, बिकॉज ऑफ टर्की सीरिया का जो रीजन है वो मेडिटेरेनियन रीजन है और उस रीजन में जो क्वेक्स आई हैं, अर्थक्वेक्स आई हैं, ट्रेमर आई हैं, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ी है और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको कवर करूंगा, जिससे आपके प्री और मेंस के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे चैनल है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो चीजें हैं आपको दिख रही हैं, एक प्लेट, और इसको मैं ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहा हूं। यह जब एक पैंजिया था तो पैंजिया में जब डिवीजन होता है तो इस डिवीजन के माध्यम से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड यानी नॉर्थ और साउथ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के प्लेट आपस में अलग अलग बढ़ते हैं। तो जो ऊपर के थे वो लॉरेशिया हो जाते हैं और नीचे के थे जो वो गोंडवाना लैंड हो जाते हैं, ऐसे टूटते हैं। लेकिन इन ये जब चलते हैं तो ये आपस में प्लेट्स अलग अलग तरीके से फ्लोट करके सरफेस पे अलग अलग ज्वाइन करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यह एक प्रोसेस है जिसके तहत, ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं इसको एक्चुअली। तो इस जियोलॉजिकल प्रोसेस में ये चीजें चली हैं जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बनी है। अब चलिए देख लेते हैं जो प्रमुख चीजें हैं क्वेक्स की। टर्की सीरिया अर्थक्वेक तो हुए हैं, ठीक है, टर्की सीरिया अर्थक्वेक तो हुए, लेकिन सीरिया को क्यों इतना तवज्जो नहीं मिल रही है, इतना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं मिल रही है, उसका भी कुछ प्रमुख कारण है। उसको भी इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में थोड़े से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 6 फरवरी की रात को ये भूकंप आता है 2023 में, और इसकी जो भूकंप आने की प्रक्रिया है वो ये है कि यह साउदर्न और सेंट्रल टर्की को हिला देता है। यानी इसका जो एपी सेंटर है, इसका जो फोकस एरिया है वो कहाँ पर है? साउदर्न टर्की का मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा और वहां पे मैं लोकेट भी कराऊंगा। तो ये वेस्टर्न सीरिया को भी इम्पैक्ट करता है, जो बाउंड्री करती है किससे? टर्की से, और सीरिया में भी। तो सीरिया को तो खैर नेग्लेक्ट कर दिया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं पहुंच रहा है। अब बात करते हैं, एक रीजन है, एक प्रोविंस है जिसका नाम है खार मानरस प्रोविंस, जहां पे एक छोटा सा शहर है गजियानटेप। वहां पे रिश्टर स्केल से नापी गई, जो मैग्नीट्यूड में नापती है 7.8 के मैग्नीट्यूड में। अब 7.8 का जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रेंड्स, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, डिजास्टरस और डिस्ट्रक्शनफुल होती है ये। सबसे पहले आपको बता दूं, ये रिक्टर स्केल जो होती है, यह स्केल हमेशा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस यूपीएससी प्री में कम से कम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। रिक्टर स्केल हमेशा क्या मैनेज मेजर करेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या थी? 7.8। लेकिन अगर बात करी जाए मर्कैली स्केल की, तो ये क्या मेजर करता है? मर्कैली स्केल में ये इंटेंसिटी को मेजर करता है, यानी एम स्टैंड फॉर एमआई, यानी मर्कैली स्केल में इंटेंसिटी को, तीव्रता को, स्पीड को मेजर कर रही है, यहां पे लार्जनेस को मेजर कर रही है। कितना बड़ा भूकंप आया और कितना स्पीड से आया, दोनों में अंतर हो जा रहा है। तो इस मर्कैली स्केल की बात करी जाए तो 11 के आसपास ये मेजर कर रहा है। मर्कैली स्केल हमेशा 1 से लेके 12 तक मेजर किया जा रहा है। तो ये दो मेजर स्टाइल्स हैं, इसमें मेजर करे जाते हैं। अब मेन शॉक जो था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक टर्की की, वह 1939 में आया था, जिसका नाम एर्जिनकन अर्थक्वेक है। अब बात करी जाए सीरिया में कहां पे इंपैक्ट किया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, एलेप्पो एक शहर है और मारस शहर है, यहां पे ये इंपैक्ट करी है। कुछ आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने पिक डाला हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके माध्यम से आपको ये दिख रहा होगा। इस जून में ये एलेप्पो शहर है, ये सीरिया का पार्ट है और ये बाउंड्री हुई। लेकिन ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट, ये बेल्ट
सबसे प्रॉन बेल्ट है खारमानस, जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे। इस बेल्ट में क्वैक्स आती है और ये सिप्रस, ये एक आइलैंड कंट्रीज है, तो इस जोन में क्वैक्स ट्रेमर करती है। अब क्वैक्स कैसे ट्रेमर करती है, उसके क्या प्रोसीजर है, यूपीएससी को कंसर्न में रख के वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको ये देख लीजिए, ये जो जोन है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। सिस्मिक जोन टर्की का मैंने चार्ट यहाँ पे डाला हुआ है, इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से निकाल के मैंने ये मेंशन किया है कि ये एक्चुअली टॉरस रीजन है, जो हिमालय का रेंज, सॉरी हिमालय का टॉरस रीजन है। ये जो माउंटेन रेंज होता है वो टॉरस रेंज है, एलडीआर रेंज है, बहुत सारे यहाँ पे रेंजेज हैं, माउंटेन है, वो ये कवर करते हैं। अब आते हैं सिस्मिक वेव क्या है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सिस्मिक वेव इज वेरी सिंपल, वेव ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है जो कि कॉज करता है क्या, क्वैक्स और एक्सप्लोजन, यानी ट्रेमर लाएगा और क्वेक्स लाएगा और एक्सप्लोजन ला सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार से होते हैं, वी ऑल नो, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव का कितना पार्ट होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बॉडी वेव क्या होता है, पहले वे समझते हैं। बॉडी वेव्स जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत व्यापक मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है फोकस पे, जो कि पृथ्वी के चारों ओर डायरेक्शंस में मूव करती है, ये बॉडी वेव कहलाती है। ध्यान रहे, ये चारों ओर पृथ्वी के रिलीज करती है। अगर ये फोकस होगा, ये एपी सेंटर हो गया पृथ्वी के नीचे, तो ऐसे ये जाएगी। मैं आपको अभी चार्ट भी दिखाऊंगा अच्छे से, डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट दैट। इट्स अप टू टाइप, एक पी वेव्स होता है, एक एस वेव होता है। इसके दो प्रकार के होते हैं, पी वेव्स और एस वेव। पी वेव में क्या इसके फीचर्स होते हैं, पी वेव ये फास्टर होता है, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव। और ये क्या करती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से होकर गुजर सकती है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस पे क्वेश्चंस हमेशा सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके स्टेट पीसीएस तो बिल्कुल पूछती ही है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल और साउंड वेव कहलाता है, पी वेव्स। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को इंटरेक्ट करके निकलती है। लेकिन वहीं पे सेकेंडरी वेव जो होती है, जिसको एस वेव बोला जा रहा है, वह कैसे गुजर रही है, वह गुजर रही है, सेकेंडरी वेव जो है वो क्या करती है, वो सरफेस तक पहुंचती है कुछ समय के बाद, कुछ समय तक बाद सरफेस वेव तक पहुंचती है। और हमेशा याद रखें, अगर सेकेंडरी वेव है तो ये सॉलिड से ही केवल जाएगी, ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन। और इट्स लास्ट टू रिपोर्ट ऑफ सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ जो होता है उस पे लास्ट में इसमें रिपोर्ट में आती है। सबसे लास्ट में कौन रिपोर्ट में आती है, तो वो सिस्मोग्राफ है। और ये क्या क्रिएट करती है, डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिस्मिक वेव, तो जो एस वेव है, एस वेव also called shear waves, it is a transverse wave, it is called transverse wave in nature, which means its motion is perpendicular। तो इसका मोशंस कैसे है, परपेंडिकुलर जाता है, परपेंडिकुलर मोशंस करती है, तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। ये सरफेस वेव्स ट्रेवल मोर स्लोली ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये ट्रेवल करती है सरफेस वेव, और ये बहुत स्लो होती है, स्लो होती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक प्राइमरली बाय दिस वेव, सो दिस इज द सरफेस वेव, इट इम्पैक्ट ए लॉट। मीन्स सरफेस वेव जो होती हैं वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, और एस वेव जो होती हैं वो भी डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। तो ये प्राइमरी वेव्स के बाद ये वेव्स आती हैं। तो ये इनकी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ क्या होती हैं, कितने प्रकार से, डेप्थ के अनुसार अगर बात करी जाए तो 3 प्रकार से होती हैं। सैलो अर्थक्वेक 0 से लेके 70 किलोमीटर तक ये कवर करती हैं, इनको सैलो अर्थक्वेक बोला जाता है। इनको अगर देखा जाए सही रूप से तो ये सैलो 0 से 70 सैलो बोले जाते हैं। लेकिन वही बात आती है इंटरमीडिएट की, तो 70 से लेके 300 किलोमीटर तक इंटरमीडिएट रेंज होते हैं, यानी क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट मेंटल कोर, तो ये रीजन में जो क्वेक आ रहे हैं
वो उनको लेके हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। डीप की बात करी जाए तो 300 से लेके 700 किलोमीटर तक है और इसको कभी कभी वदाती वेनिफ जोन भी बोला जाता है, जो कि एक सबडक्शन जोन होता है। आइए, ये सब हम लोग तो जान गए, अब आती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक आप देख रहे हैं, इंडिया जो पार्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यहाँ पे पार्ट है, ये फिलीपीन का भी पार्ट है यहाँ पे अलग से, और ये कैरोलिन पार्ट है, ये बिस्मार्क, ये फिजी का प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीजों को मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट से फोर्स लग रही है, अरेबियन प्लेट से फोर्स लग रही है, और यूरेशियन प्लेट से फोर्स लग रही है। तो ये जो जोन है भाई साहब टर्की का, ये जो जोन है टर्की का, ये ट्राई जंक्शन पे है, याद रहे, ट्राई जंक्शन पे है ये, और इस जोन पे फोर्स पड़ रही है। तो यानी यहाँ पे ट्रेमर आने ही आने हैं, यहाँ पे ट्रेमर आने ही आने हैं, और जिसके कारण प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक दूसरे के अंदर जा रही हैं, तो दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, भूकंप आएगा ही आएगा। और जो साउदर्न पार्ट है टर्की का, जो कि मैं मैप पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, ये साउदर्न का जो पार्ट है, ये टॉरस रीजन है, ये हिमालय का, और ये गजियान्टेप और ये एलेप्पो, ये बाउंड्री यहाँ पे मेंशन हो गई है सीधे, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो जोन है, इस जोन में व्यापक तबाही आई हुई है, इस जोन में व्यापक तबाही आई हुई है। तो इस जोन में माउंटेनियस जोन है, तो ये प्लेट बाउंड्री का इंटरेक्शंस हो रही हैं, जिसके कारण दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। अब आती है बात यहाँ पे, ये चीजें समझ लेते हैं कि कैसे क्या होती है। तो जो एक डाउन थ्रोन ब्लॉक होती है, एक अप थ्रोन ब्लॉक होती है, दो ब्लॉक है, यानी अगर एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो ऐसे समझ सकते हैं। और ये जो एरिया होता है ये फोकस होता है, यानी क्रस्ट का जो नीचे का अंदर होता है वो फोकस एरिया होता है, जो ऊपर का होता है वो हमेशा एपीसेंटर, एपीसेंटर स्टैंड एग्जिट, यानी ऊपर बाहर, ऐसे याद रख सकते हैं, ई और एफ। तो जहां पे ये प्लेट खिसकी और फोर्स जनरेट हुआ, एनर्जी निकली, तो ये लेयर्स को चीरते हुए ऊपर तक आती है, ये एपिसेंटर कहलाती है, और जहां पे जनरेट हुई वो फोकस कहलाती है। तो ये एक्टिविटी प्लेट्स की ऐसे आती है। तो ऊपर आके ये फॉल्ट और ये एपिसेंटर, ये सिस्मिक वेव क्रिएट करती हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। और ये क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। तो ऐसे ये चीजें चलती हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लेट्स के रूप में यहाँ पे मैं बोला नहीं हूँ। ये कोकोस प्लेट है, ये नक्शा प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये जुआन डी फूका प्लेट है। ये प्लेट आपस में अलग अलग तरीके से ट्रांस बाउंड्री और ये इंटरेक्शंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन जोन में भूकंप आने के, क्वेक्स आने के, वोल्केनोज आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर एक पैसिफिक ओशियंस में ये वाले रीजन्स को बोला जाता है। इस बेल्ट में ज्यादा भूकंप और वॉल्केनो आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कभी कभी सुनामी क्रिएट होती है, कभी कभी हाई टाइड्स आते हैं, तो बहुत सारे साइक्लोन्स, टाइफून्स, ये सब चीजें आती हैं, विली विली, तो ये आते हैं इस जोन में। अब इस जोन को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, इस जोन का दूसरा नाम भी है। तो दोनों नाम अगर आपको नहीं मालूम होगा, सरकम पैसिफिक बेल्ट अगर वो लिख देता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों नाम को जानना बहुत जरूरी है। ये डिटेलिंग है, कुछ मेडिटेरियन सी के यहाँ पे पिक डाला हूँ, और इस जोन को आप देख सकते हैं, इस जोन पे ज्यादा इम्पैक्ट किया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताता हूँ आपको कि ये जो सिस्मिक वेव है, आपको यहाँ पे मैंने जो कवर कराई, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा मान लीजिए क्वेक से, तो यही स्लाइड है जिसपे आपके ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बनते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस मान लीजिए डेप्थ के आधार पे पूछता है
कि अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव कर सकता है, उसको देख लेते हैं सीधे सीधे। ग्राउंड शेकिंग की बात करी जाए तो ग्राउंड को हिला देता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, अगर ऐसे है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ये जो लेयर है, ये जो लेयर ऐसे खिसक के ऊपर चढ़ सकता है, तो ये डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो जाती है। लैंड और मड स्लाइड होते हैं, फायर्स होते हैं, आगे लग सकती हैं, ग्राउंड लर्चिंग होती है, एवलेंचेज हो सकते हैं, पहाड़ों से गिरने लगते हैं पोल्डर पत्थर, और ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट पहले ही बता दिया। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लिव फेलियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस हो सकते हैं, और जो ट्रेमर कर सकता है, जो 2004 में सुनामी आई थी, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है, सुनामी भी। तो अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हम देख लेते हैं एक छोर में, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो अभी तक का सबसे प्रोमिनेंट अर्थक्वेक आया 9.5 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे मेजर करी गई है, वो क्या है? वाल्डीवा। वाल्डीवा जो है वो कहाँ पे है? वो चिले में है। 22 मई 1960 को आया हुआ था, और प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में आया हुआ था। ये 28 मार्च 1964, यानी इसकी रिक्टर स्केल थी 9.5 मैग्नीट्यूड की। सोच लीजिए, इतने मैग्नीट्यूड के पहले भी आ चुके हैं, ये तो 7.8 है। लेकिन जरूरी ये नहीं, कभी भी आपको स्टेटमेंट अगर यूपीएससी बनाएगा तो 7.8 इज लेस डिस्ट्रक्टिव फुल देन 9.5। ये डिपेंड नहीं करता, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए, अर्थक्वेक आने से मानव की कैजुअलिटी नहीं होती, कैजुअलिटी अर्थक्वेक से नहीं होती। अर्थक्वेक हमेशा आता है, वो जो ऊपर से डेब्रिस और रबल गिर जाते हैं, उसमें दब के लोग मरते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। सुमात्रा इंडोनेशिया जो बात करी जाए, वो 2004 में हुआ, वो 9.5 के मैग्नीट्यूड पे आया हुआ था। सेंडई जापान का है 2011 में। सभी जानते हैं फुकुशिमा का क्या कांड हुआ, न्यूक्लियर एटम बम की, न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी 9 पॉइंट के आसपास आया था। कामचाटका जो रसिया में है, एक पेनिसुला है, 1952 में 9 मैग्नीट्यूड का आया था। तो ये इसको हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्पेशल कोई चीज, एक स्लाइड डाला हूं। देखिए, जो मैं पहले बता रहा था यहाँ पे कि अरेबियन का जो प्लेट है, और ये एनाटोलिया का जो रीजन है, एनाटोलिया एक प्लेट्यू है टर्की में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्राई जंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक यूरेशियन का प्लेट इधर से। तो तीनों प्रकार के ट्राई जंक्शंस पे होने के कारण इसमें हमेशा ट्रेमर आते रह रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब टर्की के माउंटेन को कवर कर लेते हैं। वहां पे जो प्रोमिनेंट माउंटेन है वो क्या है? ये टॉरस रीजन, इस रीजन में इसको कवर करते हैं। तो ये टॉरस माउंटेन है, उसका मैंने पीक भी डाला हुआ है। आगरी रेंज भी है वहां पे, सेंट्रल एनाटोलिया रीजन जो कि प्लेट्यू है, अल्डगार रेंज है, और बॉलकर माउंटेन है। इतने सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया, लेकिन इंडिया का हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो चलिए इंडिया को देखते हैं कि इंडिया के क्या क्या सिस्मिक जोन है, कहाँ कहाँ वल्नरेबल जोन है, और किस जोन में अपनी दिल्ली आती है, किस जोन में आपका सिटी और प्रोविंसेस आते हैं। तो about 59% of the land area of India liable to seismic hazard damage। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑथेंटिक डाटा है, ये मैंने उठाया हुआ है विकीपीडिया से। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा जोन हम लोगों का जोन 5 में आ रहा है, और ये बिहार का, यूपी का कुछ एरिया यहाँ पे आ रहा है जोन 5 में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, फिर यहाँ पे पंजाब और जम्मू कश्मीर कुछ लग रहा है, और गुजरात का जो कच्छ में आया था 2011 में, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे वो रीजन कवर कर रहा है। लेकिन बात करी जाए जोन 5 से 4 की तरफ, तो 4 की तरफ जो जोन है वो इसी बेल्ट को टच करते हुए आता है, यूपी बिहार को लेते हुए ये पंजाब और पूरी लद्दाख रीजन को जोन 4 में कवर कर रहा है। लेकिन जोन 3 की बात करी जाए तो ठीक उसी के नीचे जोन 3 आ जाता है येलो से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जोन 3 है। जोन 3, जोन 2 आपका ये वाला रीजन हो गया। तो ये ऐसे करके आता है। इंडिया का स्टार्टिंग जोन 2 से आया, फर्स्ट को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट को कंसीडर नहीं किया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ का जोन बहुत वल्नरेबल है, पूरी नॉर्थ ईस्ट है इसी में, और ये वाला जोन। तो ये इंटेंसिटी हाई रिस्क जोन, वेरी हाई रिस्क, और मॉडरेट और लो रिस्क जोन में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं
इंडियन अर्थक्वेक को यहाँ पे कि ये यहाँ पे क्या क्या प्रोमिनेंट अर्थक्वेक्स इंडिया में भी आए हैं। 2001 में गुजरात का जो अर्थक्वेक है, जब मोदी जी वहां के सीएम हुआ करते थे, तो 26 जनवरी को ये चीजें आती हैं अर्थक्वेक, और वहां का जो रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट है वो 7.7 रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेजर करी गई, और वहां पे लगभग 20,000 प्लस पीपल की डेथ करी गई है। ये भूज एक जगह है, वहां पे ये चीजें हुई हैं। उसके बाद आता है कश्मीर। कश्मीर का जो अर्थक्वेक है, कश्मीर का जो अर्थक्वेक है वो एक प्रकार से बहुत ही डेडलीस्ट माना जाता है, और 7.6 और इसकी रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड मेजर करी गई है। 1934 में नेपाल के अर्थक्वेक जो बिहार से टच करता है, और ज़्यादा इम्पैक्ट मुंगेर को और मुजफ्फरपुर जोन को किया था, इसका भी 8 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड करी गई है। ये 1934 में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2011 में रिसेंटली अगर स्ट्रॉन्ग बात करी जाए तो आपकी सिक्किम अर्थक्वेक आई है, जो कि 6.9 के रिक्टर स्केल में कंचनजंगा कंजर्वेशन जोन के आसपास आई हुई थी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई। लेकिन अगर बात करी जाए कि क्यों सैंक्शन लगा दिया गया है सीरिया पे, और जिसके कारण वहां तक चीजें नहीं पहुंच रही है, तो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ सीधे सीधे इकोनॉमिक सैंक्शन और फिनेंशियल सैंक्शन, जो कॉमर्शियल और फिनेंशियल सैंक्शन यूएस के द्वारा वेस्ट कंट्री के द्वारा जो लगाई गई हैं वो ये है। तो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और अरब लीग, ये लोग मिलकर सीरियन के जो सिविल वार 2011 में शुरू हो गए थे, अपने ही अंदर घर के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया था, उसकी वजह से जो वेस्ट वाले थे उनको ये समझाने के लिए फोर्स कर रहे थे कि भैया अभी समझ जाओ, अदरवाइज आप पे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। लेकिन वो लोग समझे नहीं, और 2014, 15, 16 में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बम्बार्डिंग करी गई है, और जिसके वजह से वहाँ पे बिल्डिंग बहुत सारी वैसे ही ध्वस्त हो गई हैं। लेकिन ये सैंक्शन लगाया गया यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा, कनाडा के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा, किस पे? इम्बार्गो पे। इम्बार्गो का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कॉमर्शियल और फिनेंशियल एक्टिविटी इस कंट्री के साथ जोड़ के आप नहीं कर सकते। और ऑयल का जो ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी फुली तरीके से बैन हो गया। अब क्यों बैन हो गया? क्योंकि इस ऑयल का उपयोग करके जो भी वहां के सिविल वार को इनकरेज कर रहे थे, तो वो उसका उपयोग कर रहे थे इकोनॉमिक के लिए, और उस पैसे का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए स्पॉन्सर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन लगा दी। तो इसके कारण अभी जो अर्थक्वेक आ रहा है उसमें सारे लोग टर्की को ज्यादा के ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, लेकिन सीरिया को वहां पे देने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैंक्शन है। लेकिन रिसेंटली क्या करी है गवर्नमेंट ने? रिसेंटली गवर्नमेंट जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 180 दिन के लिए वहां से अपने बैन को लिफ्ट आउट किया है, हटाया है, ताकि वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो जा सके, और उसके बाद उनको फिर रिज्यूम कर देगा अपना जो बैन सिस्टम है। तो ये चीजें हटाई गई हैं, और वहां पे जो एनजीओ हैं ज्यादातर, उनके माध्यम से काम तो आज चलाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी नेशंस हैं वर्ल्ड में, कंट्रीज हैं, वो वहां डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन अभी 180 दिन के लिए ये चीजें खोल दी गई हैं। अब कंट्रीज वहां पे जाना शुरू कर रही हैं, और एनजीओ के तहत से और यूएन के तहत से वहां पे कार्य कर रहे हैं। और इस ट्रेमर में, इस अर्थक्वेक में सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड निकल के आ रहा है, एक वर्ल्ड निकल के आ रहा है, और हर कंट्री के लोग, हर एनजीओ ग्रुप यहाँ पे शामिल हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरा अनुमान है कि कम से कम 50,000 के आसपास लोगों की जानें जा सकती हैं। अभी 35, 36 तो पहुंच गया है, लेकिन ये नंबर अभी रुक नहीं रहे हैं, और भी बॉडीज निकल रही हैं, रबल के अंदर बॉडीज दबे हुए हैं, आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो गया, ये लेयर्स हो गई हैं, ये रिंग ऑफ फायर हो गया है। एक बार रिपीट कर देते हैं, ये सिस्मिक जोन है जो मैंने पढ़ाया था, और ये सिस्मिक वेव है, और ये डेप्थ के अनुसार मैंने लगा दिया है। ये क्वैक के इफेक्ट हैं, और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वैक्स आए हैं वो मैंने लगाया है। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है तर्कीश के एनाटोलियन प्लेट पे, वो मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। और ये माउंटेन ऑफ टर्की जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, अपने इंडिया का कंडीशंस आप देख सकते हैं,
और यहाँ पे अर्थक्वेक को मैंने कैसे मेंशन किया है जो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो सैंक्शन करी गई हैं। तो एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को बहुत शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।